बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हेयर टू टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास प्री 9। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, बिकॉज हम अपने फर्स्ट 3 यूनिट्स क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम अपना यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर है वो है डाटा और प्राइवेसी। इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, डाटा क्या होता है और प्राइवेसी क्या चीज़ होती है, और डाटे को हम प्राइवेट क्यों करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाटे और इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। डाटा होता है रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं प्रोसेस डाटे को। फॉर एग्जांपल, अब मेरा नाम वसीम, ये एक डाटा है। अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन बनाएं तो माय नेम इज़ वसीम, आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर, आई बिलोंग टू मुल्तान, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे प्राइवेसी के बारे में। प्राइवेसी क्या चीज़ होती है इसके बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ, साथ साथ आपको इसकी एग्जांपल भी बताई जाएगी। इसकी डेफिनेशन में क्या होती है और एग्जांपल क्या होती है। यहाँ एक लफ्ज़ डेफिनेशन के अंदर यूज़ हुआ है मलिशियस यूजर्स। तो डेफिनेशन देखें, प्रोटेक्टेड डाटा फ्रॉम मलिशियस यूजर्स इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है मलिशियस यूजर्स, बेसिक, जिसका मतलब है ऐसा डाटा जो दूसरों से हम सेव करना चाहते हैं। प्राइवेसी ऐसी चीज़ जिसका मलिशियस ऐसी चीज़ जिससे हम अपना डाटा दूसरों से सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा डाटा जो हम दूसरों से सेव रखते हैं, ऐसे डाटे को हम प्रोटेक्टेड डाटे का नाम देते हैं। और जो लोग इसको यूज़ ना कर सकें उनको हम अनऑथराइज्ड यूज़र्स, अनऑथराइज्ड पर्सन्स या मलिशियस यूज़र्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, कुछ वक्त के लिए हम अपना कंप्यूटर लीव करते हैं। लीव करने के बाद कोई अदर पर्सन आकर हमारे कंप्यूटर यूज़ करता है हमारी परमिशंस के बगैर, तो वो अनऑथराइज्ड यूज़र्स कहलाएगा या मलिशियस यूज़र्स कहलाएगा। यानी कि हमने अपने डाटे को, अपने कंप्यूटर को, अपनी किसी चीज़ को मलिशियस यूज़र से, अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाएंगे तो हमारा वो प्रोटेक्टेड डाटा या प्राइवेसी कहलाएगा। अब उसमें इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एथिकल इश्यूज़ पाए जाते हैं सिक्योरिटी के। अब एथिकल का हम सबसे पहले मतलब देख लें। एथिक या एथिकल इश्यूज़ का मीनिंग क्या होता है। अगर इसका हम उर्दू मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है इखलाकियात। मतलब हम अपने डाटे को इखलाकियत इशू से बचाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, अकाउंट जब हम ओपन करवाते हैं तो हम अपने अकाउंट्स ओपन करते वक्त डिफरेंट डिटेल्स देते हैं बैंक्स में, अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपने अमाउंट एंड एड्रेस। अब उस बैंक का इखलाकी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी इस इंफॉर्मेशन को लीक ना करे, तो ये हमारे पास एथिकल इशू कहलाएगा। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी, नंबर 2 प्राइवेसी, नंबर 3 फ्रॉड एंड मिसयूज़, नंबर 4 पेटेंट, नंबर 5 कॉपीराइट, नंबर 6 ट्रेड सीक्रेट, नंबर 7 स्पॉटेज। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इनके नेम्स का, और एक डेफिनेशन डाटा प्राइवेसी की। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इनके आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इस 7 पॉइंट्स को इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, आज की आपकी डायरी है, लर्न करने हैं आपने 2 क्वेश्चंस। नंबर 1 डाटा प्राइवेसी, नंबर 2 एथिकल इश्यूज़ के पॉइंट्स के जस्ट नेम लिखने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। ये टॉपिक आपने लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक्स पे राइट भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। और आज हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होने लगा है। तो इस पहले ऑनलाइन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको क्लास में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ा दिया था, जबकि चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट हाफ पोर्शन भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम अपने इस ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपना पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का जो रिमेनिंग था उसको स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ये आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है रेड कलर से, जिसको मैंने सर्कल किया है येलो कलर से। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और सिंगुलर फॉर्म इसकी माइटोकॉन्ड्रियन है और प्लूरल फॉर्म जो है हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और सेल को ये एनर्जी सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP।
ये जो ATP है इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATP जो है ये सेल के लिए एनर्जी का सोर्स है। मतलब सेल ने अपना जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए इसको जो एनर्जी चाहिए वो ATP से मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल का पावर हाउस। ये आपने MCQs के लिए याद करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP की फॉर्म में, और सेल इस एनर्जी को यूज़ करता है अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब बेटा आप देखें आपकी स्क्रीन पर ये जो डायग्राम अब आपको नज़र आ रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम को देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है दो इसकी लेयर्स होती हैं। ये जो आउटर लेयर है इसकी, ये आउटर मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल प्लेन और स्मूथ है, और ये वाइट कलर से जो दिखाया गया है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर फोल्डिंग्स मौजूद हैं। ये बिल्कुल प्लेन और स्मूथ नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्लेन थी, स्मूथ थी, और ये जो अब आपको आउटर चैम्बर नज़र आ रहा है, यानी आउटर मेम्ब्रेन का जो एरिया है, आउटर मेम्ब्रेन का जो पोर्शन है उसको आउटर चैम्बर कहा जाता है, और इनर मेम्ब्रेन का जो एरिया है उसको इनर चैम्बर कहा जाता है। और इस इनर चैम्बर के अंदर आप देख सकते हैं ये वाइट पोर्शन जो इनफोल्डिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं, इस वाइट पोर्शन के अंदर फ्लूइड भी होता है। इस फ्लूइड को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, और इस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन में हेल्प करते हैं। यानी मैट्रिक्स का काम ये है कि डिफरेंट एंजाइम्स रखता है, और इन डिफरेंट एंजाइम्स का काम ये है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन में हेल्प करते हैं। और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनका एक ख़ास नेम है, दे आर नोन एज क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्डिंग्स मौजूद हैं। ये डेफिनेशन भी आ सकती है डिफाइन क्रिस्टी, और MCQ में भी आ सकता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो है ये मटेरियल की एंट्री और एग्जिट के लिए है, यानी मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, इन इनफोल्डिंग्स के अंदर मैट्रिक्स के अलावा DNA भी मौजूद है। इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल DNA। जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है बेटा ये बैक्टीरिया के DNA से मिलता जुलता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो DNA पाया जाता है ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इस DNA की शेप आप देख सकते हैं कि ये क्लोज्ड शेप DNA है, मतलब इसके अंदर कोई ओपनिंग मौजूद नहीं है। एक सर्कल की तरह होता है, जैसे एक सर्कल बिल्कुल क्लोज होता है उसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, ऐसा ही ये DNA है, इसके अंदर कोई ओपनिंग मौजूद नहीं है। ये क्लोज्ड एंड DNA है। डैट्स वाई इसकी इस शेप की वजह से, इस करैक्टर की वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है वो सर्कुलर DNA है, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग। इसके अंदर कोई भी ओपनिंग मौजूद नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के DNA को लिन मार्गुलिस ने डिस्कवर किया था। ये बेटा एक साइंटिस्ट है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA की डिस्कवर की थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाया गया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स देखे हैं, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसका मैट्रिक्स देखा है हमने। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया DNA देखा हमने, क्रिस्टी के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पोर्स हैं हमने उसका फंक्शन भी डिस्कस किया कि वो मटेरियल की एंट्री और एग्जिट के लिए होते हैं। इसके अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत ख़ास कैरेक्टर है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपनी कॉपी भी खुद बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर अपना DNA होता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, मतलब ये अपनी कॉपी खुद से प्रिपेयर कर सकता है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनेल पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट हैव इट्स ओन DNA। इस वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। ये जो ब्लू कलर से सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाए गए हैं ये राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम का फंक्शन बेटा हमें पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये अपनी कॉपी भी खुद बना सकता है, और सेम इसी तरह से ये अपनी प्रोटीन्स भी बना सकता है, बिकॉज इट हैव इट्स ओन राइबोसोम। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपने बेटा होमवर्क आपका ये है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम ड्रॉ करनी है, और माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है, और इसका फंक्शन राइट करना है। आई होप कि आपको हर बात क्लियर और समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो बेटा आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 3 तक अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया था, और मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, और चैप्टर नंबर 4 का भी फर्स्ट हाफ पार्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 4 का सेकंड हाफ रिमेनिंग पोर्शन जो था वो हम अपने लेक्चर्स में शुरू करेंगे। आज हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है, तो हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स।
तो आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बेटा आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड की फार्मेशन होती है उनको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड आपको मैंने समझाया था डिटेल में कि आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। मतलब हमारे पास इसमें ऐसे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें दो तरह के आयन्स बनते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को कहा जाता है और एनाइंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन्स को कहा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर बेसिकली आयनिक बॉन्ड होगा और जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर हमें दो तरह के आयन्स देखने को मिलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स और नेगेटिवली चार्ज आयन। जैसे कि आपके सामने इस स्क्रीन पर सोडियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सोडियम क्लोराइड बेसिकली नमक को कहा जाता है। इसमें देखें दो तरह के आयन्स हैं। सोडियम जो है बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है और क्लोरीन जो है ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, यानी कि सोडियम जो है वो कैटाइन है और क्लोरीन जो है वो एनाइन है। और आयनिक कंपाउंड मोस्टली क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम है सोडियम क्लोराइड की, ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल दिखाया गया है। इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन दो तरह के आयन्स प्रेजेंट है। सोडियम पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूँ और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ। सोडियम जो है वह कैटाइन को रिप्रेजेंट करता है और क्लोरीन जो है ये एनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने कैटाइंस और एनाइंस की कम्बिनेशन को देखा है। इसके अंदर जो कैटाइंस और एनाइंस हैं उनकी एक ख़ास अरेंजमेंट होगी। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम आपको नज़र आ रही है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल यहाँ पर दिखाया गया और इसके अंदर एटम्स की यानी कैटाइंस और एनाइंस की अरेंजमेंट दिखाई गई है। ब्लू कलर से जो है ये एनाइंस हैं, यानी कि क्लोरीन है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, एनाइंस हैं सारे। और रेड कलर से जो दिखाया गया है ये सोडियम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कैटाइन है। तो इसके अंदर ये जो क्रिस्टल है आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है दोनों साइड्स पर क्लोरीन प्रेजेंट है और दरमियान में सोडियम है। कभी भी सेम चार्ज वाले आयन्स जो हैं वो आमने सामने नहीं होंगे। अभी जो मैं आपको साइड पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बेसिकली ये इस क्रिस्टल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड है इनकी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 3D होता है, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही इस क्रिस्टल के अंदर भी अरेंजमेंट होगी, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा। बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर इनका नहीं होता। जो आयन्स की अरेंजमेंट है वो एक ख़ास और स्पेसिफिक मैनर में होती है। तो एक क्रिस्टल जो आपको दिखाया गया है ये सोडियम क्लोराइड का है और इसके अंदर एटम्स की यानी आयन्स की अरेंजमेंट दिखाई गई है। बेसिकली इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है और ये 3 डायमेंशनल होता है और क्लोरीन और सोडियम जो है अपोजिटली चार्ज आयन्स इसके अंदर मौजूद हैं। सेम चार्ज वाले आयन्स कभी भी आमने सामने नहीं होंगे। अब बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है इनकी वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जो अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेम दिया गया है क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगी उस फोर्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि ये मूविंग नहीं है बल्कि स्टेबल, एक जगह पर स्टेशनरी है, मतलब ये हरकत नहीं कर रहे, इसके अंदर मूव नहीं कर रहे, लेकिन अट्रैक्शन मौजूद है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। ये यहाँ पर आपको इंटरनल आप देख सकते हो कि चार्ज दिखाया गया है इस क्रिस्टल के अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज लेयर्स दिखाई गई हैं। अब नेगेटिव चार्ज लेयर के बाद पॉजिटिवली चार्ज लेयर है, पॉजिटिवली चार्ज लेयर के बाद फिर नेगेटिवली चार्ज लेयर है। मतलब सेम चार्जेस वाली लेयर जो हैं वो आमने सामने कभी भी नहीं आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो क्रिस्टल जो है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसी वजह से अपोजिटली चार्ज आयन्स की लेयर यहाँ पर मौजूद है। देन बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताया गया है कि आयनिक कंपाउंड जो हैं जब वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। हाँ, जब उनको हम डिज़ोल्व करेंगे यानी कि जब उनको पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा तो फिर वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। और जब ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो देन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनको ब्रेक करना आसान नहीं है। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और बेटा इसके अलावा जो है
वो आपने याद रखने के यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है 801 डिग्री सेंटीग्रेड की। ये मेल्टिंग पॉइंट है जो कि सोडियम क्लोराइड का है और ये काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ये इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है ये इसी वजह से है कि ये जो क्रिस्टल होता है इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, स्ट्रॉन्ग फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और इसी तरह से बेटा ये बताया है कि जब हम आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो इजीली डिज़ोल्व होगा, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये इजीली डिज़ोल्व नहीं होगा, उसके अंदर ये इनसॉल्युबल होगा। पोलर सॉल्वेंट्स का बेटा आपको पता है मोस्टली ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं, डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पर हम अपने एग्जांपल के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिस्कस कर रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड को हम जब पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, लेट्स सपोज कि वाटर जो है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल है। तो वाटर के अंदर जब हम सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है वो ईज़िली पानी के अंदर हल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर आप नमक को पानी में डालें तो नमक जो है वो आसानी के साथ पानी के अंदर हल हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जैसे वाटर का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन गए हैं। दैट्स वाई दिस कंपाउंड यानी वाटर जो है इसको हम एक पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट के बारे में आपको पता होगा बेटा कि सोल्यूशन के अंदर जो हाई अमाउंट या ज़्यादा मकदार के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम मकदार में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट कहा जाता है। यानी यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वाटर सॉल्वेंट है और सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्यूट कहलाएगा। तो सॉल्युबिलिटी में हमने ये डिस्कस किया कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर आसानी के साथ हल हो जाते हैं, इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। और जब हम इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, जैसा कि सोडियम क्लोराइड को हमने यहाँ पर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके दिखाया है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आसानी से पानी के अंदर हल हो जाएगा, फ्री इसके जो आयंस होंगे वो फ्री हो जाएंगे। तो वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट की बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट जो है वो इनकी कंडक्टिविटी की बात की गई है, कि कंडक्शन की बात की गई है कि किस तरह से ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। एक डायग्राम में देखें बल्ब जो है वो चल रहा है, वो रोशन है, स्विच ऑन है, जबकि दूसरी डायग्राम में बल्ब जो है वो ऑफ़ है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बैटरी दिखाई गई है, फिर एक बीकर है, बीकर के अंदर जो वाइट कलर से आपको नज़र आ रहा है वो एक सोडियम क्लोराइड है यानी कि नमक है। अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को एक बीकर में लेकर फिर इस बीकर को हमने इलेक्ट्रोड्स और बैटरी के साथ जोड़ दिया है और उसके ऊपर एक बल्ब लगा दिया गया है। और जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को पास किया तो हमने ये देखा कि बल्ब जो है वो नहीं चला, यानी बल्ब रोशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया, हमें ये समझ में आया कि सोडियम क्लोराइड या फिर आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी जब तक वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। तो अब यहाँ पर बेटा हम नमक को यानी सोडियम क्लोराइड को डिस्कस कर रहे थे। तो सोडियम क्लोराइड के आगे आप देखें मैंने AQ लिखा है। AQ का मतलब है एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर या फिर पानी। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को एक्वस सोल्यूशन यानी पानी के अंदर डालेंगे तो फिर ये गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि आइंस जो हैं वो फ्री हो जाएंगे और ये इजीली कंडक्ट करेंगे। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबाए कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 8 शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है लहू और कालीन। निसाबी सबक के शुरू करने से पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ जान लेते हैं। तो आइए मुताला शुरू करते हैं। निसाबी सबक लहू और कालीन के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब।
4 अप्रैल 1914 को लाहौर में पैदा हुए। मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया। मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1936 से हुआ। उस ज़माने में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियतें मौजूद थीं जिन्होंने मिर्ज़ा के अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में मुआवनत की। परवान चढ़ाना मतलब तरक्की देना, मुआवनत करना मतलब मदद करना। मिर्ज़ा ने इब्तिदा में शेर व शायरी की तरफ तवज्जो दी, मगर जल्द ही उसे तर्क करके अफसाना और ड्रामा निगारी की तरफ आ गए। तर्क करके छोड़ के उन्होंने 1935 में रिसाला अदब लतीफ़ की इदारत संभाली और तवील अरसे तक उससे वाबस्ता रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हो गए। मिर्ज़ा अदीब यकबाबी और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मकाम रखते हैं। यकबाबी मुख्तसर, एक बाब में ख़त्म होने वाला, रेडियाई जो रेडियो पर नशर होते हैं। तक़सीम हिंद के बाद उर्दू अदब में यकबाबी ड्रामे को जो फ़रोग़ मिला उसमें मिर्ज़ा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। वो मुआशरे के नब्ज़शनास थे। नब्ज़शनास मतलब हकीकत पहचानने वाले। इसलिए उनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। अपने मुआशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है। मिर्ज़ा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहदे, अनमोल बसीरत, फ़नकाराना गिरफ्त से काम लिया। गहरे मुशाहदे किसी शय की हकीकत को गौर से देखना, अनमोल नायाब, बसीरत अक्ल फ़हम। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। उनके मुकालमे निहायत बरजुस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं। बरजुस्ता फौरी, बरमहल मौके के मुताबिक या मौके की मुनासबत से। यही वजह है उनके ड्रामों में कारी या नाज़िर की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है, जो किसी कामयाब ड्रामा निगारी की सबसे बड़ी खसूसियत है। कारी मतलब पढ़ने वाला, नाज़िर मतलब देखने वाला। उनके ड्रामों में अहम नाम जो सामने हैं: आंसू और सितारे, लहू और कालीन, स्तून, फसील शब, खाकनशीन, बसे पर्दा, शीशे की दीवार और उनके अलावा सहरा नवर्द के खतूत, सहरा नवर्द के रोमान और मट्टी का दिया, आप बीती उनकी ज़िंदा रहने वाली किताबें हैं। तो आज का सबक इख्तिताम पजीर हुआ। तो अज़ीज़ तलबा कराम, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये मुख्तसर सवालात के अंदर भी सवाल कर सकता है और इसके अलावा हिस्सा मारूज़ी के अंदर भी ये सवाल आ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। 9th क्लास मुताला पाकिस्तान चैप्टर नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और उसका उन्वान है अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 85 से स्टार्ट हो रहा है। माहौल की तारीफ़ इसमें अहम है। माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका जो इस जानदार की ज़िंदगी और उसकी सरगर्मियों को मुतासिर करे। माहौल जिसमें तबई खद्दोखाल, आबो हवा, मट्टी और कुदरती नबातात वगैरह शामिल होते हैं और इंसानी ज़िंदगी पर भी गहरा असर डालते हैं। माशी हो ज़िंदगी, सियासी, समाजी, मजहबी, माशरती और इक़्तिसादी, हर तरह माहौल इंसानों पर असरअंदाज होता है। तो मज़ीद आगे चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान के तनाजुर में हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है हम उनको पढ़ेंगे। उसमें पाकिस्तान के अंदर जो माहौलियाती मसाइल हैं वो 4 किस्म के हैं। एक है आलूदगी, नंबर 2 जंगलात का कटाव, नंबर 3 ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, नंबर 4 सेमोथोर। सबसे पहले आलूदगी है। आलूदगी को अच्छे तरीके से आप यहाँ से रिवाइज़ करेंगे और इसकी तारीफ़ आलूदगी की दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रही है। किसी ऐसी चीज़ का माहौल में शामिल हो जाना जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी नुकसानदेह हो, माहौलियाती आलूदगी कहलाती है।
माहौलियाती आलूदगी की आगे 3 अक़साम हैं, हवाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। हवाई आलूदगी से मुराद क्या है? नुकसानदेह गैसों की मिकदार में इजाफ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड और फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ से हवा में नुकसानदेह गैसों का इजाफ़ा हो जाना और ओज़ोन की तह का ख़त्म हो जाना और दर्जा हरारत का बढ़ना, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके अलावा हवाई आलूदगी की वजह से इंसानों के लिए भी ये बहुत ख़तरनाक है। वो ये बीमारियाँ पैदा करती है, फेफड़ों का सरतान और मुख्तलिफ़ जल्दी बीमारियाँ वगैरह पैदा करती है। दूसरे पेज पर आ जाएं। हवाई आलूदगी और भी काफ़ी तरह से हमारे माहौल को मुतासिर करती है, जैसे समोग है और धुआं है, समोग है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हवा की आलूदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हैं। हवा की आलूदगी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके नतीजे में जहरीली और नुकसानदेह गैसों को कम किया जाए, गाड़ियों को ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाए जो कम आलूदगी वाले हों। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा आबी आलूदगी। मुख्तलिफ़ जहरीले केमिकल्स का शामिल हो जाना पानी में, फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी में बेशुमार नुकसानदेह कीमियाई मादे शामिल हो जाते हैं और वो दरियाओं और नहरों और समंदरों का हिस्सा बन जाते हैं और ये भी बहुत ख़तरनाक है। तो पानी की आलूदगी से बचने की क्या वजूहात हो सकती हैं? वो सबसे पहली ये है कि पानी को फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ़ किया जाए और फिर उसे दरियाओं और नहरों में डालना चाहिए और डैम लगाने चाहिए ताकि पानी साफ़ हो जाए। ज़मीनी आलूदगी नंबर 3, घरेलू कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों और हस्पतालों के जहरीले मवाद का फैलाव हो गया और इसी तरह और भी काफ़ी आलूदगी है ज़मीनी कि जिसकी वजह से हमारा माहौल बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। और ज़मीनी आलूदगी को सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से ख़त्म किया जा सकता है या मखसूस दर्जा हरारत के अंदर इन कूड़ा करकट को रख के जलाया जा सकता है ताकि इस मवाद को रीसाइकलिंग किया जाए और रीसाइकलिंग के अमल से गुजार कर इसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। नंबर 2 है जंगलात का कटाव। जंगलात का कटाव भी माहौलियाती मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में 25% हिस्सा जो है जंगलात पर मुश्तमिल है और जंगलात दिन ब दिन जो है काटे जा रहे हैं, लकड़ी काटी जा रही है, इस वजह से माहौल मुतासिर है। जंगलात कुर्रा अर्ज़ पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद ज़रिया है। इसके ज़रिए से माहौल के अंदर ऑक्सीजन पैदा होता है और बेदरेक कटाई की वजह से ऑक्सीजन की पैदावार में भी कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में काफ़ी इजाफ़ा हो रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ भी जंगलात हों तो उनको महफूज किया जाए और सब्ज़े की वजह से ऑक्सीजन हमें मिलता रहे। नंबर 3 है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल का उगाना, ये सब काम जो है ज़मीन को बंजर बना देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी कायम नहीं रह सकती और ज़मीन नाकाबिले काश्त हो जाती है। ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, ज़राअत में नाक़िस और पुराने तरीक़ों का इख्तियार करना, ज़मीन का कटाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से ज़मीन के एक ही टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाती है, ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी आ जाती है और नहरी निज़ाम आबपाशी में से काफ़ी पानी का ज़िया भी हो रहा है। ज़्यादा सनतों के क़याम से भी पानी की ज़रूरियात में इजाफ़ा होता जा रहा है। नंबर 4 है सेमोथोर। सेमोथोर किसे कहते हैं? सेमोथोर पानी बुखारात जब बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं, इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। ये आपको इसकी तारीफ़, थोर की तारीफ़ आपको चौथी लाइन के अंदर नज़र आ रही है। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाती हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने रिवाइज़ करना है। और दूसरी बात है सेम किसे कहते हैं? बसा औक़ात ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुज़र कर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है, जिसको सेम का नाम दिया जाता है। तो ये बेटा अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है।
सेमोथोर को भी और आबी आलूदगी की अक़साम जो हैं, ज़मीनी आलूदगी की अक़साम हैं, ये तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और इसकी डायरी भी यही है कि आप इसको एक रजिस्टर पर या कॉपी पर अच्छे तरीके से लिखेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। इस क्वेश्चन के हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन उठे तो आप वॉइस करके ग्रुप में मैसेज करेंगे, हम आपको इसका जवाब देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।